नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के सत्र में हम पढ़ने वाले हैं छायावाद के एक और महत्वपूर्ण कवि सुमित्रा नंदन पंत के व्यक्तित्व और कृतित्व की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले कुछ एक स्मरणीय बिंदु जो आपको याद होने चाहिए। ये तो आप सभी जानते हैं कि छायावाद के आधार स्तंभ 4 माने गए हैं: पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी। और इन 4 आधार स्तंभों में से जब हम पंत की बात करते हैं तो पंत का नाम आता है, पूरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत। दूसरी बात, पंत किसी एक विशेष काव्यधारा से जुड़कर कभी नहीं रहे। प्रारंभिक दौर में उन्होंने छायावादी चेतना सी की कविताएं लिखी। उसके बाद वे प्रगतिवाद की ओर मुड़ गए, यानी मार्क्सवाद से प्रभावित हुए और प्रगतिवादी रचनाएं लिखी। और अपने कृतित्व काल के आखिरी पड़ाव में आकर वे अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। अरविंद दर्शन दोस्तों महर्षि अरविंद के द्वारा स्थापित प्रवर्तित एक ऐसा दर्शन था जिसमें ये माना गया, मूल रूप से मूल बात, वैसे तो बहुत विस्तृत है ये दर्शन, लेकिन इसमें मूलतः ये माना गया कि यदि व्यक्ति प्रयास करे, अपनी ऊर्जा को जागृत करे, तो वृहत मानस प्राप्त कर सकता है, यानी अपनी चेतना का विस्तार कर सकता है। और उस चेतना के विस्तार के द्वारा वो लोक कल्याण की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर सकता है, केंद्रित कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद दर्शन का जो मूल भाव हुआ वो हुआ मानववादी दृष्टिकोण। और इसी मानववादी दृष्टिकोण का प्रभाव हमें सुमित्रा नंदन पंत की जो अंतिम पड़ाव की रचनाएं हैं उनमें देखने को मिलता है। यानी आपको ध्यान रखना है कि सुमित्रा नंदन पंत ने जो कविताएं लिखी वे न केवल छायावादी चेतना के से युक्त थी, वे प्रगतिवादी चेतना से युक्त थी और वे अरविंद दर्शन से भी प्रभावित थी। यानी उनमें मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सशक्त रूप में की गई। इसके बाद आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने उन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है। ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है यदि ये प्रश्न आए परीक्षा में कि किस निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है, तो आपका उत्तर होना चाहिए आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। आगे चले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पंत जी के विषय में क्या विचार था वो भी जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहकर के संबोधित करते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रवर्तक मानते हैं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी और छायावाद का प्रतिनिधि कवि मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद छायावाद के विष्णु के रूप में भी आप प्रसिद्ध है, विख्यात रहे हैं। यानी छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है, यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी आप विख्यात हैं साहित्य जगत में। आपको प्रकृति के सुकुमार कवि, कहीं कहीं प्रकृति के राजकुमार कहकर के भी इन्हें संबोधित किया गया है। उसका कारण यह है कि आपकी जो प्रारंभिक दौर की छायावादी चेतना से प्रभावित रचनाएं थीं उनमें प्रकृति सौंदर्य का, प्रकृति का बहुत ही कोमल और सूक्ष्म चित्रण किया गया है। और यही कारण है कि जितनी सुंदर प्रकृति इनकी कविताओं में देखने को मिलती है, उतनी सुंदर प्रकृति का जो स्वरूप है, प्रकृति का जो चित्रण है, वो अन्यत्र दुर्लभ है। तो इसीलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहकर पुकारा गया है। प्रथम छायावादी काव्यकृति आपकी थी उच्छ्वास। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। पंत की कौन सी छाया कृति प्रथम कृति मानी जाती है, तो आपका जवाब होना चाहिए उच्छ्वास। और उच्छ्वास का प्रकाशन 1922 में हुआ। उसके बाद उनकी एक और महत्वपूर्ण कृति जो है वो है पल्लव। पल्लव 1926 में प्रकाशित हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि पल्लव कविता संग्रह की जो भूमिका है वो साहित्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। और यही कारण है कि इस कविता संग्रह की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो का अर्थ होता है घोषणा पत्र, कहा गया है। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है,
तो आपका उत्तर होना चाहिए पल्लव को, क्योंकि पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कह करके यानी घोषणा पत्र कह करके पुकारा गया है। और इस कृति का प्रकाशन वर्ष है 1926। ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे चलते हैं। युगांत 1926 में प्रकाशित हुई। अब क्योंकि 3 तरह की रचनाएं कवि ने लिखी, कौन कौन सी? छायावादी रचनाएं, प्रगतिवादी रचनाएं और अरविंद दर्शन से प्रभावित मानवतावादी रचनाएं। तो ऐसी स्थिति में जब एक चरण पूरा होता है, उस पूरे चरण की यानी छायावाद की जो पूर्णता आती है उनके साहित्य में, वो युगांत नामक कविता संग्रह में देखने को मिलती है। युगांत छायावाद की अंतिम कृति और प्रगतिवाद की प्रारंभिक कृति के रूप में मानी जाती है। इस बिंदु को ध्यान में रखेंगे। और इस रचना का प्रकाशन हुआ 1936 में। 1938 में पंत ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने एक पत्रिका संपादित करना प्रारंभ किया जिसका नाम था रूपाब, और ये एक प्रगतिशील मासिक पत्रिका थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंत के द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है, या फिर रूपाब के संपादक कौन थे? तो आपको ये पता होना चाहिए। और रूपाब एक प्रगतिशील चेतना की मासिक पत्रिका थी। ये 3 बातें आपको इस पत्रिका के विषय में ज्ञात होनी चाहिए। उसके बाद 1950 से 1957 के मध्य आकाशवाणी में आपने परामर्शदाता के रूप में भी कार्य किया। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब बात आती है जीवन परिचय की। वे बिंदु थे दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कवि के जीवन पर एक नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन को, उसकी परिस्थितियों को समझे बगैर हम उनके साहित्य की मूल चेतना को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तो आपका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ। 1900 को ध्यान में रखेंगे आप। और कहां हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक स्थान पर हुआ। स्पष्ट है कि पंत के काव्य में जो प्रकृति के प्रति जो एक चेतना मिलती है, जो प्राकृतिक सौंदर्य मिलता है, सुंदर चित्र मिलते हैं प्रकृति के, वे इसी कारण से मिलते हैं क्योंकि उनका जन्म एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, संपन्न, समृद्ध उत्तराखंड जैसे स्थान पर हुआ। तो ये प्रभाव, उनकी जन्मस्थली का प्रभाव उनकी प्रारंभिक रचनाओं में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। आपका मूल नाम गोसाई दत्त था, और 1910 में जब आप अल्मोड़ा में शिक्षा प्राप्त करने गए तो आपने इस नाम को स्वयं ही बदल लिया और अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। आपकी माता का नाम सरस्वती देवी था, आपके पिता गंगादत्त पंत माने जाते हैं, और आपका निधन 28 दिसंबर 1977 को प्रयागराज में हुआ। यानी कवि का जीवन काल रहा 1900 से 1977। ये बात आपको हर छायावादी कवि के विषय में जान लेनी चाहिए, क्योंकि इनके क्रम से लगाने के, सुमेलित करने के प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। कभी जन्म से के आधार पर क्रम से लगाना होता है, समय कालक्रम के अनुसार, या कभी उनकी कृतियों के साथ उन्हें सुमेलित करना पड़ता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। 7 वर्ष की उम्र से ही आपने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया, और 18 वर्ष की उम्र तक आते आते आप एक कवि के रूप में अच्छी तरह से जाने जाने लगे। 1907 से 1908 के मध्य के काल को स्वयं कवि ने अपने कवि जीवन का प्रथम चरण माना है। यानी सुमित्रानंदन पंत कौन से समय को अपने कवि जीवन का प्रथम चरण मानते हैं? वो समय है 1907 से 1918 तक। और ये कविताएं जो उनके प्रारंभिक दौर की कविताएं हैं, ये उनके कविता संग्रह वीणा में संकलित हैं। कवि ने स्वयं अपनी काव्यकृति वीणा को तुतली बोली में एक बालिका का उपहार कहा है। तुतली बोली में एक बालिका का उपहार कवि पंत ने अपनी किस कृति को कहा है? प्रश्न पूछा जा सकता है। तो किसे कहा है? वीणा को कहा है। तुतली बोली में एक बालिका का उपहार कहने का क्या अभिप्राय है? यानी वे मानते हैं कि क्योंकि ये उनके प्रारंभिक दौर की कविताएं हैं, इसलिए उनमें वो प्रौढ़ता, वो सौंदर्य का, वो शिल्प का चरमोत्कर्ष, वो भाव और शिल्प का संयोजन देखने को नहीं मिलता जो उनकी बाद की कविताओं में देखने को मिलता है। ऐसा कवि स्वयं स्वीकार करते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने वीणा को क्या कहा है? तुतली बोली में एक बालिका का उपहार कह करके पुकारा है।
कुल आपकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें कविता भी है, पद्य नाटक भी है और निबंध भी शामिल हैं। अब बात आती है इनकी काव्य कृतियों की। तो जैसा कि मैंने बताया कि सुमित्रा नंदन पंत ने 3 चेतनाओं से युक्त कविताएं लिखी, छायावादी चेतना, प्रगतिवादी चेतना और अरविंद दर्शन से संबंधित चेतना। और यही कारण है कि इनकी काव्य कृतियों को भी इसी आधार पर 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले छायावादी कृतियों की बात करते हैं। उनकी छायावादी कृतियों में ये 5 कविता संग्रह आते हैं, आप कंठस्थ कर लेंगे। उच्छ्वास जो उनका पहला संग्रह है, वीणा जिसमें उनकी प्रारंभिक दौर की कविताएं संकलित हैं, ग्रंथि, पल्लव जिसकी भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, और गुंजन। तो इन 5 रचनाओं को छायावादी कृति के रूप में जाना जाता है। अब बात आती है प्रगतिवादी कृतियों की। प्रगतिवादी कृतियों में जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि युगांत एक ऐसी उनकी काव्य कृति है जिसमें छायावाद का अवसान और प्रगतिवादी चेतना का उदय दिखाई देता है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आप इसको इस तरह से याद कर लेंगे, युगांत यानी युग का अंत। तो कौन से युग के अंत की ओर संकेत कर रहे हैं? छायावादी काव्य सृजन के युग के अंत की ओर संकेत कर रहे हैं कविपंत। और किसका शुरुआत हो रहा है? प्रगतिवादी चेतना से युक्त कविताएं लिखने की शुरुआत हो रही है। और ये प्रगतिवादी चेतना की उनकी प्रमुखतः 3 कृतियां हैं, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। अब बात आती है अरविंद दर्शन से प्रभावित कृतियों की। अरविंद दर्शन से प्रभावित कृतियां हैं दोस्तों स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर और युगपथ। ये 4 रचनाएं उनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। और जिन रचनाओं में मानवतावादी जीवन मूल्य, उनका मानवतावादी दृष्टिकोण अधिक अभिव्यक्त हुआ है, वे रचनाएं हैं लोकायतन, चिदंबरा, पतझर, रजत शिखर, पौ फटने से पहले, कला और बूढ़ा चांद और अतिमा। इनमें उनके मानवतावादी दृष्टिकोण की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। अब कुछ अन्य कविता कृतियां भी लेखक के द्वारा लिखी गई, जिनमें तारापथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, क्योंकि कवि ने इस तारापथ शीर्षक के अंतर्गत, इस पुस्तक के अंतर्गत अपनी स्वयं की, उनकी दृष्टि में जो प्रतिनिधि रचनाएं उन्हें प्रतीत हुई, उनको संकलित किया है। ज्योत्सना उनका एक रूपक है यानी नाटक है। मधुज्वाल उमर खय्याम की जो रुबाइयां हैं, उनका हिंदी अनुवाद मधुज्वाल के नाम से कवि पंत ने किया। और खादी के फूल उनका एक ऐसा कविता संग्रह है जो बच्चन के साथ मिलकर उन्होंने किया था, पूरा किया। यानी एक संयुक्त कविता संग्रह का प्रकाशन सुमित्रा नंदन पंत और कवि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा किया गया। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और इस कविता संग्रह का नाम है खादी के फूल। लोकायतन उनका एक महाकाव्य है, एकमात्र जो महाकाव्य उनके द्वारा लिखा गया वो है लोकायतन। लोकायतन पर अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित महाकाव्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको चयन करना है लोकायतन का, क्योंकि लोकायतन में गांधीवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब बात आती है पुरस्कार और सम्मानों की। तो सबसे पहले जो आपको जानना चाहिए वो ये कि आपकी कृति कला और बूढ़ा चांद, जो कि एक मानवतावादी दृष्टिकोण से रचित कृति मानी जाती है, उस पर आपको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे चलें, 1961 में आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और चिदंबरा कृति पर 1968 में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और हिंदी साहित्य में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाले कवि कौन हैं, यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि सुमित्रा नंदन पंत वे कवि हैं जिन्हें हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इसके अतिरिक्त आपको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला। अब बात आती है, ये तो हुई कवि के कृतित्व की, उनको प्राप्त सम्मानों की, पुरस्कारों की चर्चा, उनके जीवन से, उनके साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी। अब बात आती है कि जो हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित कविता है प्रथम रश्मि, पहले उसके विषय में हम थोड़ा जान लें, उसके बाद हम इस कविता को अच्छी तरह से समझेंगे। तो पहली बात तो यह है कि प्रथम रश्मि जो कविता है वो 1919 में रची गई, यानी इसका रचना काल 1919 माना गया है। और 1927 में
ये पंत के कविता संग्रह वीणा में संकलित की गई। वीणा जिसे उन्होंने तुतली बोली में रचित बालिका का एक उपहार माना है, यानी जो उनके प्रारंभिक दौर की कविताओं का संकलन है, उसमें 1927 में प्रथम रश्मि कविता को संकलित किया गया। अब प्रथम रश्मि कविता में आखिर कवि ने वर्णन क्या किया है दोस्तों, देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है और प्रारंभिक दौर की कविताएं उनकी प्रकृति चित्रण से भरपूर सराबोर कविताएं हैं, तो ऐसी स्थिति में इस प्रथम रश्मि यानी पहली रश्मि का मतलब होता है किरण, और प्रथम यानी पहली किरण, यानी सूर्य की पहली किरण के पृथ्वी पर आने से प्रकृति और परिवेश में जो परिवर्तन होता है उसका बहुत ही सुंदर चित्र यहां इस कविता में किया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि प्रथम रश्मि से काल्पनिक संवादों से भावाभिव्यक्ति करते हैं। तो ये संवाद प्रथम रश्मि से नहीं बल्कि चिड़िया से किए गए हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने चिड़िया से काल्पनिक संवाद के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति की है, जैसा कि हम पढ़ेंगे इस कविता में। और ये संवाद किसको लेकर है? ये संवाद है प्रथम रश्मि को लेकर, प्रथम रश्मि के आगमन को लेकर। तो दोस्तों अगले सत्र का बेसब्री से इंतजार कीजिए।